आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। ईशान के बारे में मेरी ननद मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वह बेहद खुशमिजाज और बातों से लोगों का दिल जीत लेने वाला इंसान है। मेरी तस्वीर देखते ही उसने मुझे पसंद कर लिया था। मैं स्वभाव से बहुत शांत थी। मुझे दिखावे वाला प्यार पसंद नहीं था। हर समय तारीफें करना या जरूरत से ज़्यादा रोमांटिक बातें करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। मुझे हमेशा लगता था कि रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से मजबूत होता है। ईशान बिल्कुल मेरे उलट था। शादी वाले दिन भी उसने मेरी तारीफ सीधे शब्दों में करने की बजाय शेरो शायरी सुनानी शुरू कर दी। मुझे शायरी की ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए मैं बस मुस्कुरा कर रह गई। उसने हंसते हुए पूछा, कैसी लगी? मैंने कहा, अच्छी थी। मेरी बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी यही मुस्कान पूरे घर का माहौल हल्का कर देती थी। शादी के बाद जब हम पहली बार अकेले बैठे तो मुझे लगा कि अब वह वही बातें करेगा जो अक्सर नई शादी के बाद लड़के करते हैं, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी भरोसे और सम्मान पर चले। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो तो चुप मत रहना, मुझे समझा देना। उसकी यही बात मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा शायद भगवान ने मेरे लिए सही जीवन साथी चुना है। शादी के शुरुआती दिन सचमुच बहुत अच्छे गुजरे। पूरा परिवार मुझे बेटे की तरह अपनाने की कोशिश कर रहा था। मेरी सास बहुत स्नेही थी और ससुर जी भी मुझे हर छोटी बात पर हौसला देते थे। ईशान हर समय घूमने फिरने की बातें करता रहता। उसने पहले से ही मनाली, शिमला, नैनीताल और कश्मीर की लंबी सूची बना रखी थी। वह कहता था कि शादी के बाद हम खूब सफ़र करेंगे और ढेर सारी यादें बनाएंगे। मुझे भी घूमने का बहुत शौक था, इसलिए मैं भी उसकी बातों से खुश हो जाती। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर का माहौल बदल गया, अस्पताल के चक्कर शुरू हो गए। ऐसे में घूमने जाने का कार्यक्रम अपने आप टल गया। ससुर जी ने प्यार से कहा, बेटा अभी मेरी चिंता मत करो, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, फिर आराम से चले जाना। मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगी। मैंने तुरंत हामी भर दी, लेकिन ईशान का चेहरा उतर गया। वह कई दिनों तक उसी बात को लेकर उदास रहा। मैंने उसे समझाया कि ज़िंदगी में घूमना फिरना भी हो जाएगा, लेकिन अपने लोग ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेरी बात सुनकर वह चुप तो हो गया, लेकिन उसकी नाराज़गी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद ससुर जी की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। घर में फिर से खुशी लौटने लगी और हमने दोबारा घूमने जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे हर समय थकान महसूस होती, कुछ भी खाती तो अच्छा नहीं लगता। सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, बधाई हो, आपके घर एक नई खुशी आने वाली है। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गई। माँ बनने का एहसास अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने सावधानी रखने की सलाह दी और कहा कि फिलहाल लंबी यात्रा से बचना बेहतर रहेगा। मैंने घर आकर सबको यह बात बताई। सास और ससुर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे आराम करने को कहा, लेकिन ईशान कुछ देर बिल्कुल चुप बैठा रहा। बाद में उसने कहा कि मैं चाहता था पहले कुछ समय हम दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बिताते, लेकिन अब जो भी है हमें उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। उसकी आवाज़ में हल्की मायूसी थी, मगर मैंने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन उसने फिर घूमने जाने की बात छेड़ी, लेकिन मैंने डॉक्टर की सलाह याद दिलाई। सास ससुर ने भी यह कहा कि फिलहाल कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं जाएंगे। जब हमारा छोटा मेहमान आ जाएगा तब पूरा परिवार साथ घूमने जाएगा। बात तो वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन मैंने महसूस किया कि शान पहले जैसा उत्साहित नहीं रहा। धीरे धीरे मेरी तबीयत में बदलाव आने लगे। कई बार अचानक किसी खास चीज़ को खाने का मन करता। कभी खट्टी चीज़ें याद आती तो कभी चाट या गोलगप्पे। एक दिन मैंने ईशान से कहा, अगर मिल जाए तो आते वक्त गोलगप्पे ले आना। वह ऑफिस की थकान का हवाला देकर भूल गया। बात छोटी थी, लेकिन उस समय मेरा मन बहुत भावुक हो गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मेरी सूजी हुई आंखें देखकर सास ने वजह पूछी। मैंने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें प्यार से सिर सहलाया तो सब बता दिया। शाम को वह खुद मेरे लिए मेरी पसंद की चीज़ें लेकर आई और बोली, इस समय खुश रहना सबसे ज़रूरी है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे महसूस हुआ कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही नहीं होती, कई बार रिश्ते भी माँ जैसा स्नेह दे देते हैं। गर्म के शुरुआती महीनों में मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती, कभी कमजोरी तो कभी उलझन महसूस होती। ईशान कोशिश करता कि वह सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा। पहले जो हर छोटी बात पर मुस्कुराता था, अब अक्सर खामोश रहने लगा। मैं सोचती शायद ऑफिस का तनाव होगा, इसलिए कभी शिकायत नहीं की। जब भी डॉक्टर के पास जाना होता, मैं चाहती कि वह मेरे साथ चले, लेकिन कई बार काम का बहाना बनाकर मना कर देता। वह पैसे मेरे हाथ में रख देता और कहता, मम्मी के साथ चली जाना। मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन मैं खुद को समझा लेती कि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए शायद वह समय नहीं निकाल पा रहा है।
दूसरी तरफ मेरी सास हर जांच की तारीख याद रखती, समय पर दवा देती और बार बार पूछती कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं। उनके सपनापन ने मुझे बहुत सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं आने वाले बच्चे के सपने देखने लगी। मुझे विश्वास था कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो शायद सब पहले जैसा हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर जाएगी। कुछ समय बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। रियान के जन्म के बाद पूरे घर में खुशियों का माहौल था। सास ससुर हर समय उसके आसपास रहते और उसकी छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे। निहारिका को लगता था कि अब शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसे उम्मीद थी कि पिता बनने के बाद ईशान भी पहले से ज़्यादा जिम्मेदार और समझदार हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी यह जो उम्मीद टूटने लगी। शुरुआत के कुछ दिन तो ईशान बिरियान को गोद में लेकर खिलाता और उसके साथ समय बिताता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो फिर अपने काम और दोस्तों में व्यस्त रहने लगा। निहारिका दिन रात रियान की देखभाल में लगी रहती। रात को कई बार उसकी नींद खुल जाती और सुबह होने से पहले ही वह रसोई में पहुंच जाती। सास उसकी मदद जरूर करती, लेकिन घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे उसी के कंधों पर आने लगी थी। कई बार वह चाहती किसान कुछ देर उसके पास बैठकर हालचाल पूछ ले, लेकिन वह अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहता या कह देता कि ऑफिस का बहुत दबाव है। निहारिका हर बार खुद को यही समझाती कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सास ने उसकी थकी हुई आंखें देखी तो बोली, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया करो, घर के काम कभी खत्म नहीं होते। निहारिका मुस्कुरा दी, लेकिन वह जानती थी कि माँ की बात सही है, उसके पास आराम करने का समय ही नहीं बचता। ईशान पहले की तरह उसके साथ बैठकर बातें भी कम करने लगा था। पहले वह ऑफिस से लौटते ही पूरे दिन की बातें सुनाता था, लेकिन अब खाना खाकर कुछ देर बाद दोस्तों से मिलने निकल जाता। जब निहारिका पूछती कि इतनी देर तक बाहर क्यों रहती हो, तो वह कह देता कि काम का तनाव कम करने के लिए दोस्तों के साथ बैठना जरूरी है। निहारिका ने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे यह जरूर महसूस होने लगा कि उनके बीच पहले जैसे अपनापन भरी बातचीत खत्म होती जा रही है। एक शाम उसने प्यार से कहा, ईशान बहुत दिन हो गए, कहीं साथ नहीं गए। अगर दूर नहीं जाना चाहते तो पास के ही पार्क में चल लेते हैं। रियान भी अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसे भी अच्छा लगेगा। ईशान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, आज बहुत थक गया हूँ, फिर कभी चलेंगे। ऐसा कहते कहते कई महीने गुजर गए, लेकिन वह फिर कभी नहीं आया। निहारिका का मन धीरे धीरे उदास रहने लगा। उसने खुद को पूरी तरह रियान की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों में लगा दिया। उसे लगा शायद शिकायत करने से बेहतर है कि वह अपने परिवार को संभालने पर ध्यान दे। लेकिन इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे अपने सबसे करीबी व्यक्ति का साथ चाहिए होता है। एक रात ईशान देर से घर लौटा। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। निहारिका ने बिना कुछ कहे उसके लिए खाना गर्म किया। खाना खाते समय भी वह लगातार मोबाइल देखता रहा। तभी उसके फ़ोन पर किसी का संदेश आया। उसने जल्दी से फ़ोन लॉक कर दिया। निहारिका ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। अगले कुछ दिनों में उसने देखा कि ईशान पहले से ज़्यादा समय फ़ोन पर बिताने लगा है। अगर वह कमरे में आती तो वह बात बदल देता या फ़ोन रख देता। निहारिका ने अपने मन को समझाया कि बिना वजह शक करना ठीक नहीं, लेकिन दूरी अब साफ महसूस होने लगी थी। एक दिन कपड़े रखते समय उसे ईशान की शर्ट पर हल्का सा किसी दूसरे परफ्यूम की खुशबू महसूस हुई। उसने कोई आरोप नहीं लगाया, उसने सिर्फ शर्ट वापस अलमारी में रख दी और पूरे दिन सोचती रही कि क्या सचमुच उनके रिश्ते में कुछ बदल रहा है या वह बेवजह परेशान हो रही है। उस शाम सास ने उसे उदास देखा तो पूछा, सब ठीक है ना बेटा? निहारिका ने मुस्कुराकर हाँ सब ठीक है। वह अपने मन की बात किसी से कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह बिना सबूत किसी पर उंगली उठाने में विश्वास नहीं रखती थी। रात भर निहारिका को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर ईशान उससे दूर क्यों होता जा रहा है। उसने तय किया कि वह चुप रहने की बजाय खुलकर बात करेगी, क्योंकि उसे लगता था कि हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बातचीत और विश्वास होता है। अगले दिन जब ईशान ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था तो निहारिका ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ईशान ने घड़ी की तरफ देखा और बोला, अभी देर हो रही है, शाम को बात करेंगे। इतना कहकर वह चला गया। शाम आई, लेकिन वह हमेशा की तरह देर से घर लौटा। खाना खाया और फिर बाहर जाने लगा। निहारिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज नहीं, पहले मेरी बात सुनो। ईशान कुछ पल के लिए रुक गया। उसने कहा, आखिर बात क्या है? निहारिका ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमारे बीच पहले जैसी बात नहीं रही। तुम पहले की तरह मुझसे बातें नहीं करते। घर आते ही या तो मोबाइल में लग जाते हो या दोस्तों के पास चले जाते हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो, लेकिन यूँ खामोश मत रहो। ईशान ने गहरी सांस ली और कहा, बात इतनी बड़ी नहीं है कि जितनी तुम बना रही हो।
ऑफिस का दबाव बहुत बढ़ गया है, जिम्मेदारियां भी पहले से ज़्यादा हैं। मैं बस थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। निहारिका ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके दिल को पूरी तरह तसल्ली नहीं मिली। कुछ दिन बाद एक पारिवारिक समारोह था। पूरे परिवार ने साथ चलने की तैयारी की, लेकिन ईशान ने कह दिया कि उसे ज़रूरी काम है, इसलिए वह नहीं जाएगा। निहारिका सास ससुर और रियान के साथ चली गई। वहाँ सभी लोग पूछ रहे थे, ईशान कहाँ है। निहारिका हर किसी को यही कहती कि ऑफिस का काम आ गया है। लौटते समय उसकी सास ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, बेटा, अगर दिल में कोई बात हो तो मुझसे ज़रूर कहना। रिश्ते खामोशी से नहीं, भरोसे से चलते हैं। निहारिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। कुछ दिनों बाद निहारिका घर की अलमारी ठीक कर रही थी। तभी उसे कुछ पुराने फोटो मिले। शादी के शुरुआती दिनों की तस्वीरें देखकर उसकी आंखें भर आई। उन तस्वीरों में ईशान की मुस्कान अलग ही थी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि वही इंसान आज इतना दूर हो गया। उसी शाम ईशान फिर देर से घर आया। इस बार निहारिका ने बिना गुस्सा किए सिर्फ इतना पूछा, क्या हम कुछ समय अपने रिश्ते के लिए भी निकाल सकते हैं। ईशान ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन निहारिका कपड़े समेट रही थी, तभी उसकी नज़र ईशान के फ़ोन पर गई। फ़ोन लगातार बज रहा था। उसने फ़ोन उठाने की कोशिश नहीं की। उसी समय ईशान कमरे में आ गया और जल्दी से फ़ोन अपने पास रख लिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अब निहारिका के मन में उठ रहे सवाल और गहरे हो गए थे, लेकिन उसने फिर भी कोई आरोप नहीं लगाया। उसने तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी। उसी रात ससुर जी ने ईशान को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, परिवार सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं चलता, समय भी देना पड़ता है। निहारिका पूरे घर को संभाल रही है और रियान भी अब बड़ा हो रहा है। उसे तुम्हारी जरूरत है। ईशान ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे वहां से चला आ गया। अगले दिन जब ईशान नहाने गया तो उसका उसका फ़ोन बार बार बजने लगा। निहारिका का इरादा कभी उसका फ़ोन देखने का नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर आए एक संदेश ने उसके कदम रोक दिए। संदेश में लिखा था, अब और कितना इंतज़ार करूं, तुमने कहा था जल्दी सब खत्म हो जाएगा। निहारिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फ़ोन खोला। सामने ईशान और राधिका की पूरी चैट थी। हर संदेश उसके भरोसे को तोड़ रहा था। दोनों के बीच भविष्य की बातें हो रही थी। एक जगह ईशान ने लिखा था कि मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा, फिर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दूसरे संदेश में राधिका ने पूछा था, अगर तुम्हारी पत्नी ने मना कर दिया। तो ईशान का जवाब था, जरूरत पड़ी तो मैं तलाक भी ले लूंगा। यह पढ़ते ही निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने फ़ोन वापस वहीं रख दिया। न उसने कोई शोर मचाया और न ही किसी को कुछ बताया। वह चुपचाप अपने कमरे में गई। अपनी और रियान की कोई ज़रूरी चीज़ एक बैग में रखी, फिर रियान को गोद में उठाया और सास के कमरे में पहुंच गई। उसने उनके पैर छुए और धीमी आवाज में बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अब मेरे लिए यहाँ रुकना आसान नहीं है। सास घबरा गई। उन्होंने वजह पूछी, लेकिन निहारिका ने सिर्फ इतना कहा, सच बहुत कड़वा होता है और आज मुझे वह सच मिल गया है। इतना कहकर वह अपने मायके चली गई। शाम को जब ईशान घर लौटा तो निहारिका का कमरा खाली था। सास ने बिना कुछ कहे उसका फ़ोन उसके हाथ में दे दिया। फ़ोन खुला था, वही चैट सामने थी। ईशान का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि निहारिका सब जान चुकी है। पहली बार उसे अपनी गलती का असली एहसास हुआ। उसने कई बार फ़ोन किया, लेकिन निहारिका ने बात नहीं की। अगले दिन वह मायके पहुंचा, लेकिन निहारिका के भाई ने दरवाजे पर ही रोक दिया। उसने कहा, जिस भरोसे की कीमत तुम नहीं समझ पाए, अब उसे वापस पाना इतना आसान नहीं होगा। ईशान ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने अपने परिवार और अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया है। मुझे एक मौका दे दीजिए। तभी निहारिका बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। उसने कहा, भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस बनाने में बरसों लग जाते हैं। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि अपने बेटे का भी भविष्य दांव पर लगा दिया था। ईशान की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे अब समझ आया है कि रिश्ते दिखावे से नहीं, जिम्मेदारियों से चलते हैं। मैंने अपने अहंकार और अपनी गलत सोच में सबसे अनमोल रिश्ता खो दिया। अगर तुम मुझे कभी माफ़ न करो तो मैं शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका ज़रूर दे दो। मैं तुम्हारे लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे के लिए बेहतर पिता बनना चाहता हूँ। निहारिका कुछ देर चुप रही। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ अभी वापस नहीं आऊँगी। अगर सचमुच बदलना चाहते हो तो पहले अपने व्यवहार से साबित करो। अगले कई हफ्तों तक ईशान बिना किसी बहाने के हर दिन रियान से मिलने आता, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखता, निहारिका पर किसी तरह का दबाव नहीं डालता। उसने अपने माता पिता से भी माफ़ी मांगी और अपनी गलती सबके सामने स्वीकार की। समय बीतता गया।
निहारिका ने देखा कि इस बार ईशान सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि सचमुच बदलने की कोशिश कर रहा है। एक दिन रियान ने मासूमियत से दोनों का हाथ पकड़ लिया। उस पल निहारिका ने ईशान से कहा, मैं यह फैसला सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे बदलते हुए व्यवहार को देखकर ले रही हूँ। याद रखना, इस रिश्ते को दूसरा मौका मिला है, तीसरा नहीं मिलेगा। ईशान ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस भरोसे को दोबारा कभी टूटने नहीं दूंगा। उस दिन दोनों ने नई शुरुआत तो की, लेकिन इस बार उनका रिश्ता सिर्फ प्यार पर नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी की मजबूत नींव पर खड़ा था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और निहारिका ने ये फैसला सही किया या गलत ये भी ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।